Assalamu alaikum students, here is Abid. In this video we will discuss about IR spectroscopy. IR spectroscopy पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली सारे उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। हमने पिछली वीडियो में बेसिकली एक हेडिंग पढ़ी थी कोरिलेशन चार्ट। हमने कहा था कि जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो वेव नंबर की वैल्यू होती है बेसिकली हमारे पास जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, वो जो IR वैल्यू होती है वो क्या करते हैं, हम अपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू से जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की दी हुई है कोरिलेशन चार्ट में उससे मैच करते हैं, जिससे उसकी वैल्यू मैच होती है बेसिकली वेव नंबर की। हम कहते हैं कि हमारे सैंपल में मौजूद वो फंक्शनल ग्रुप था। सो आज बेसिकली हम इसी पे बात करेंगे, कोरिलेशन चार्ट को देखेंगे और हम स्ट्रक्चर एलुसिडेशन की तरफ आएंगे और हम सैम्पलिंग देखेंगे कि हमारे जो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है हम उसमें अपने सैंपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो बेसिकली हम सीखेंगे। सो आज की वीडियो बेसिकली 3 चीज़ों पे कंसिस्ट होगी। हमने कोरिलेशन चार्ट को देखना है, इसको समझना है। नेक्स्ट हमने बात करनी है हम मतलब सैंपल कैसे अप्लाई कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और थर्ड हमारे पास होगा कि हम बेसिकली जो हमारे पास डाटा दिया होता है उस डाटे से हम अपना जो स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो कोरिलेशन चार्ट जो हमारे पास होता है बेसिकली हमने पिछली वीडियो में कुछ 3 फैक्टर पढ़े थे। हमने कहा था कि जो वैल्यूज़ होती हैं IR की वो बेसिकली हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एस करेक्टर होता है और बेसिकली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसमें डिपेंड कर रही होती हैं। ये 3 फैक्टर मेन है, लेकिन मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर और भी होते हैं जो इधर लग रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली हमने 3 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो उस बेस पे हमने क्या किया था, कार्बोनिल ग्रुप की जो वैल्यूज थी उनको असाइन करने की कोशिश की थी। और आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास कोरिलेशन चार्ट है उसमें कैसे आती है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है और उसको कैसे हमने याद करना है, बेसिकली हम ये देखेंगे। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कोरिलेशन चार्ट है। हमने कहा था कि हमारे पास जो IR का ग्राफ आता है वो बेसिकली वेव नंबर और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का आता है, वो कुछ इस टाइप का आता है। तो हमने कहा था ये जो हमारे पास होती है बेसिकली इसे कहते हैं पीक, और इस पीक से हम देखते हैं ग्राफ इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली वेव नंबर की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि 4000 से 400 सेंटीमीटर यहाँ वेव नंबर की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सो हम इसकी वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3630, और 2 डिग्री की जो होती है 10 कम हो जाती है, और 1 डिग्री की जो होती है फिर 10 कम हो जाती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अल्कोहल की वैल्यू होती है बेसिकली 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को हम इस तरह देखते हैं। हमारे पास जो एरोमेटिक अल्कोहल होता है वो हमारे पास बेसिकली होता है 3600 में होता है। सो बेसिकली हमारे पास क्या थी, अल्कोहल्स की वैल्यू थी। उसके बाद हमने अमीन को देखना है। अमीन जो हमारे पास होता है वो 3400 से 3500 के बीच में आता है। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास अमीन होता है बेसिकली वो एटम जो हमारे पास 2 सेम एटम से अटैच होते हैं। नेक्स्ट तो वो क्या करते हैं, 2 टाइप्स की वाइब्रेशन करता है। एक हमारे पास एसिमेट्रिक होती है, एक सिमेट्रिक होती है। हमने कहा था जो हमारे पास प्राइमरी अमीन है बेसिकली उनमें एसिमेट्रिक वाइब्रेशन भी होती है, और हमारे पास उनमें जो होती है सिमेट्रिक वाइब्रेशन भी होती है। ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन थी, ये हमारे पास एसिमेट्रिक वाइब्रेशन थी। सो इसी वजह से क्या करता है बेसिकली हमारे पास जो प्राइमरी अमीन होता है वो 3400 से 3500 में अपेयर होता है, बट उसकी डबलेट अपेयर होती है कुछ इस टाइप की। ये हमारे पास डबलेट पीक होती है। और जो 2 डिग्री अमीन होता है क्योंकि उसमें एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है, तो उसमें जो हमारे पास सपोज करें हमारे पास जो 2 डिग्री अमीन होता है वो बेसिकली ये वाला होता है। सो हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब एक जो हमारे पास एटम है वो अपने 2 सिमिलर एटम से अटैच नहीं है, तो ये क्या करेगा 2 टाइप्स की वाइब्रेशन शो नहीं करेगा। दैट इज वाई इसकी क्या आती है, सिंगलेट आती है, और वो 3400 से 3500 पर सेंटीमीटर में आती है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, क्योंकि ये हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम है, बट इसकी डबलेट आती है, इसकी हमारे पास इस तरह कुछ सिंगलेट टाइप एक आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास sp कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आती है 3200 से 33 के बीच में आती है। और हमारे पास जो sp2 कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है वो 3100 से 3200 के बीच में आती है। और हमारे पास जो sp3 कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, हमने 2 रीजन पढ़े थे बेसिकली। हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन था और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन था। हमने कहा था फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है बेसिकली 400 से 1500 के बीच में होता है, और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है वो 1500 से 4000 के बीच में होता है। हमने कहा था फिंगरप्रिंट रीजन में हमारे पास बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज पाई जाती हैं, और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है उसमें क्या होता है बेसिकली हमारे पास
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। सो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो हाइड्रोजन जो sp3 कार्बन से अटैच होती हैं उनकी 2800 से 3000 के बीच में क्या आती है, हमारे पास पीक आती है। और हमारे पास वो हाइड्रोजन जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है 2700 से 2750 पे अप्लाई होता है वो, जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है। और जो हमारे पास एस के साथ हाइड्रोजन होता है वो 2500 पे अपेयर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने कहा था कि हमारे पास हुसला होता है बेसिकली, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बॉन्ड कांस्टेंट के डायरेक्ट रिलेशन में होती है। और हमारे पास रेड्यूस मास के क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन में होती है। सो जो हमारे पास बॉन्ड कांस्टेंट है वो किस पे हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। हमारा जो बॉन्ड कांस्टेंट होता था वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता था, बेसिकली जो स्प्रिंग की स्ट्रेंथ होती है। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड होता है बेसिकली वो एज स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड इधर भी है, ट्रिपल बॉन्ड इधर भी है, बट यहाँ क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हमने एक एस कैरेक्टर पढ़ा था। एस कैरेक्टर मीन जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी, अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसलिए सी डबल बॉन्ड एन की जो वैल्यू होती है 2200 से 2300 में होती है। और हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इनमें जो है हमारे पास पोलैरिटी का इतना ज़्यादा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। ये हमारे पास कार्बन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ वाई 2100 से 2200 में इसकी वैल्यू जो आती है पेयर होती है। नेक्स्ट हमारे पास अलीन सिस्टम होते हैं। अलीन मीन हमारे पास जो डबल बॉन्ड होते हैं बेसिकली वो हमारे पास कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड। तो बेसिकली ऐसा जो सिस्टम होता है इसे कहते हैं अलीन सिस्टम। अलीन सिस्टम की वैल्यू होती है 2100 से 2200 के बीच में होती है। हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होता है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न मीन हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन पे आर्थो अटैच होगा या मेटा अटैच होगा या पैरा अटैच होगा, उसकी जो वैल्यू आती है बेसिकली हमारे पास 1800 से 2000 के बीच में आती है। और हमारे पास नेक्स्ट था कार्बोनिल ग्रुप। इसको हमने बेसिकली समझने की भी कोशिश की थी। जो हमने 3 फैक्टर बेसिकली पिछली वीडियो में पढ़े थे उसमें मैंने आपको कार्बोनिल ग्रुप के सारे समझाए थे कि उसमें अमीन का जो होता है, अमाइड का होता है वो क्यों नीचे आता है, उसका जो एस्टर का होता है वो क्यों आगे जाता है। हमने एस कैरेक्टर की बात की थी, हमने डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात की थी, और हमने थर्ड जो बात की थी वो बेसिकली वो हमने बात की नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी। तो हमने बेसिकली इसको तो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है वो 1640 से 1670 के बीच में आता है। इसके बाद हमारे पास जो साइक्लोइलेक्ट्रॉन होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास साइक्लिक क्रिस्टल होते हैं उन्हें हम कहते हैं साइक्लोइलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो साइक्लोकीटोन होते हैं अगर उसका रिएक्शन हम किसी भी पर एसिड से करते हैं तो बेसिकली हमारे पास साइक्लोइलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो उसकी क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। कीटोन जो होता है वो बेसिकली एस्टर में चेंज होता है। और हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो 1600 से 1650 के बीच में पेयर होता है। और हमारे पास ये जो CH3 है ये हमारे पास बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज है, ये हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज थी, ये हमारे पास बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज है। जब हमारे पास CH3 sp3 कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होगा और वो 1400 से 1500 के बीच में आएगा तो उसकी बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज वो जहाँ क्या करेगा, अपेयर करेगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास NO2 की, हमने कहा 2 पीक आती है। ये भी बेसिकली अमीन की तरह होता है। हमने कहा जो हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम है तो क्या है, अपने साथ 2 क्या है, सेम एटम से अटैच है। तो ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन भी करता है और हमारे पास एसिमेट्रिक वाइब्रेशन भी करता है। ये हमारे पास एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होगी। तो दैट इज वाई इसकी जो पीक आती है वो 1300 से 1400 के बीच में आती है। और हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड जो ऐसा होता है वो 1200 पे पेयर होता है। और एसोप्रोपाइल ग्रुप होता है बेसिकली हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है एसोप्रोपाइल ग्रुप। इसकी जो वैल्यू आती है बेसिकली 1380 से 3085 पे आती है। और इसकी पीक जो होती है बेसिकली ये फेमस पीक है, इसको याद रखना होगा कि हमारे पास है जो प्रोफाइल की जो पीक होती है वो काफ़ी इंटेंस आती है और कुछ इस टाइप की आती है। अगर हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके बीच में कुछ ऐसी पीक दिख जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो बेसिकली स्ट्रक्चर था उसमें क्या है, हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग आती है 1200 पे। COC की जो स्ट्रेचिंग होती है वो 1100 से 1200 के बीच में आती है। और एरोमेटिक पैटर्न जो होता है 600 से 900 के बीच में आता है। क्यों, यहाँ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न था, मीन कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर किस पोजीशन पे वो अटैच होंगे ग्रुप, ये हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास एरोमेटिक रीजन है। अगर हमारे पास सपोज करते हैं इसमें 2 या 3 स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आती है, ऐसे जब 2 और 3 स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आती हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली कंपाउंड है वो हमारे पास क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, जब 600 से 900 के बीच में होता है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन की बात किया, यहाँ हमने बात की कि हमारे पास कंपाउंड कैसा हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है। जब इसकी पीक इसके बीच में आएगी तो हमारे पास जो पैटर्न होगा वो बेसिकली क्या शो करेगा,
हमारे पास अब्जॉर्प्शन पीक होती हैं वो 2 और मोर स्ट्रॉन्ग आती हैं 600 से 900 के बीच में, उनकी इंटेंसिटी हाई होती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो कंपाउंड था बेसिकली वो क्या था, एरोमेटिक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 700 से 750 के बीच में हमारे पास कार्बन क्लोरीन भी आता है और हमारे पास इथाइल भी आता है। ये हमने एक मैथ्स का फैक्टर पढ़ा था पिछली वीडियो में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो एन प्रोपाइल ग्रुप होता है बेसिकली ये वाला एन प्रोपाइल होता है, जो हमारे पास 3 कार्बन वाला ग्रुप होता है, ये क्या है हमारे पास एन प्रोपाइल ग्रुप है। इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली ये हमारे पास 600 से 780 के बीच में आती है। सो हमने बेसिकली कोरिलेशन चार्ट पढ़ने की कोशिश की है, तो इसको बेसिकली रिमेंबर भी करना होगा इनकी वैल्यूज़ को, लेकिन हम क्वेश्चन इतने करेंगे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जहाँ मैंने कुछ मार्क किया हुआ है, ये जो मैंने डबल मार्क किया हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है ना हमारे पास, इसको हमने बेसिकली डिस्कस करना है और हमने इसको डिस्कस करना है। इस पर डबल मार्क मैंने किया हुआ है और हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप पे भी डबल मार्क है, लेकिन इस पे हमने सारी जो बेसिकली थी हमारे पास जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न और 3 डिग्री अल्कोहल देखने हैं और इसको भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जिस पे मैंने सिंगल स्टार लगाया हुआ है इसको आपने बड़े अच्छे से रिमेंबर करना है कि इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हमारे IR स्पेक्ट्रा में काफ़ी देखने को मिलती है। जैसे कि NO2 है, जैसे कि हमारे पास एसोप्रोपाइल ग्रुप है, जैसे कि हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C है, सारी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बट जिसको मैंने मार्क किया हुआ है इनकी वैल्यूज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं इनकी स्ट्रॉन्ग पीक हमें IR स्पेक्ट्रा में जब हम करेंगे तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में ये वाली चीज़ें प्रेजेंट होगी तो इनकी क्या होगी, बेसिकली स्ट्रॉन्ग पीक हमें देखने को मिलेगी। सो ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस करना है। 3 डिग्री अल्कोहल को हमने कार्बोनिल ग्रुप को देखना है और हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न को देखना है। सो वन बाय वन हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने OH ग्रुप को देखना है। हमारे पास जो OH ग्रुप होता है बेसिकली जो फ्री OH ग्रुप होता है हमारे पास, जो हमारे पास फ्री OH ग्रुप होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3600 सेंटीमीटर पर इनवर्स पे पेयर होती है, जो हमने अपने कोरिलेशन चार्ट में देखा है। फ्री OH मीन, जब मैं फ्री OH की बात करता हूँ तो इट मीन कि हमारे पास जो OH होता है बेसिकली हमें पता है कि ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है और हमारे पास वो इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हमारे पास क्या हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो 2 टाइप की जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास जो OH है वो कर सकते हैं। जब हमारे पास OH फ्री होगा मीन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारे पास जो बेसिकली वो पीक आती है वो 3600 पे आती है। बट अगर हमारे पास OH ग्रुप जो है बेसिकली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर भी मॉलिक्यूल के अंदर सपोज करते हैं हमारे पास ये वाला कोई ग्रुप था, ये हमारे पास आर्थोनाइट्रोफिनोल है, तो बेसिकली क्या होता है इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विद इन द मॉलिक्यूल होती है। और हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होती है। सपोज करते हैं हमारे पास ये OH था और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसको स्ट्रक्चर खोल के लिखना चाहें हम तो इसके बीच में क्या होती है, बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो हमारे पास 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, एक हमारे पास इंट्रा होती है, एक हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर होती है। जब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हमारे पास जो OH की जब हमारे पास फ्री OH होगा तो हमारे पास 3600 पे उसकी क्या होगी, पीक अपेयर होगी। बट अगर वो हाइड्रोजन हमारे पास किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इंट्रा या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 2 फैक्टर बेसिकली प्ले करते हैं। नंबर 1 क्या होता है, हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन पीक होती है, अब्जॉर्प्शन पीक जो होती है वो उसका जो होता है ना ब्रॉड हो जाती है, अब्जॉर्प्शन पीक बिकम ब्रॉड
और हमारे पास 2, दूसरा हमारे पास क्या होता है बेसिकली, उसकी जो वैल्यू होती है वो 3400 से आईआर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, 3500 सेंटीमीटर पर इनवर्स में चली जाती है। सो हमारे पास जब भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो 2 काम होंगे, या हमारे पास अब्जॉर्प्शन पीक होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, और हमारे पास उसकी जो आईआर फ्रीक्वेंसी है वो 3600 नहीं रहेगी, हमारे पास 34 से 35 सेंटीमीटर पर इनवर्स आएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। अब्जॉर्प्शन पीक मीन जब वो हमारे पास सपोज करें कुछ इस टाइप की आ रही थी, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की पीक आ रही थी, तो जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमारे पास जो पीक होगी थोड़ा ब्रॉड हो जाएगी। हमारे पास पीक क्या होती है बेसिकली, कुछ क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। तो इस टाइप का जो हमारे पास फैक्टर होता है बेसिकली प्ले करते हैं। जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में OH इन्वॉल्व होता है तो एक तो हमारे पास 3400 से 3500 उसकी आईआर फ्रीक्वेंसी चली जाती है, और नंबर 2 में हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन पीक होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। नेक्स्ट हम अपने स्पेक्ट्रम में सपोज करें हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमारे पास ना कौन सी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हम बेसिकली उसको कंसंट्रेशन के बारे में देखते हैं। हम इसको कंसंट्रेशन के टाइम में देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज करते हैं इधर हमारे पास है वेव नंबर है जो कि 4000 सेंटीमीटर पर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स में जा रहे हैं, और इधर हमारे पास परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है। तो हमारे पास जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो बेसिकली क्या होती है, सपोज करते हैं हमने इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, जहाँ भाई मोर कंसंट्रेशन थी, सैंपल की जो कंसंट्रेशन थी हमने मोर रखी, फिर हमने लेस कर दी और उससे भी लीस्ट कर दी। हम बेसिकली क्या करें, कंसंट्रेशन सबसे पहले हम ज़्यादा लेंगे, उसका हायर स्पेक्ट्रा देखेंगे, तो हमारे पास जो पीक होगी वो बेसिकली कुछ इस टाइप का पेयर होगी। तो ये हमारे पास पीक आ गई है। अगर हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमारे पास क्या होगी, जब हम कंसंट्रेशन को लेस करेंगे हमारे पास जो पीक इंटेंसिटी है, ये हमारे पास पीक इंटेंसिटी है, तो पीक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली कम होती चली जाएगी। ये कुछ इस टाइप का हमारे पास ग्राफ देखने को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट होगा हमारे पास, अगर हम लीस्ट कंसंट्रेशन कर देंगे हमारे पास जो पीक इंटेंसिटी होगी बिल्कुल भी कम हो जाएगी। हमारे पास जो पीक इंटेंसिटी थी बेसिकली इधर कम है, इधर थोड़ी से ज़्यादा है, इधर क्या है हमारे पास पीक जो है बेसिकली वो हायर आ रही है। जब हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा बेसिकली कि मोर कंसंट्रेशन में वो पीक हाइट क्या आएगी, पीक इंटेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे हम कंसंट्रेशन लेस करते जाएंगे हमारे पास जो पीक की इंटेंसिटी होगी वो बेसिकली डिक्रीज करती जाएगी। सो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये काम होता है। इस तरह हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सपोज करते हैं अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हमारे पास वेव नंबर है जो कि 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स में है, और ये हमारे पास क्या है बेसिकली परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है। तो यहाँ भी यही काम करेंगे हम, मोर कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन, लीस्ट कंसंट्रेशन। जब हमारे पास मोर कंसंट्रेशन होगी तो हमारे पास कुछ पीक इस तरह मिलेगी। ये हमारे पास सपोज करते हैं ग्राफ है। जब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो क्या होता है बेसिकली, मोर कंसंट्रेशन में तो इस टाइप का ग्राफ था। जब हम लेस कंसंट्रेशन करेंगे या उससे लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन पीक होगी पहले वो 3400 पे पेयर हो रही थी। हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास पीक होती है वो एक तो नैरो हो जाती है, और दूसरा क्या होती है कि वो 4000 के बीच में इधर शिफ्ट कर जाती है, हायर वेव नंबर पर चली जाती है। अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर है, लेस कंसंट्रेशन हमने कर दी तो हमारे पास पीक एक तो नैरो हो जाएगी और वो थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगी 4000 पे। तो इस टाइप का हमें क्या मिलता है, कुछ ग्राफ देखने को मिलता है। और जब लीस्ट कंसंट्रेशन कर देंगे, लीस्ट कंसंट्रेशन पे क्या होगा बेसिकली
हमारे पास पीक अगेन इधर शिफ्ट कर जाएगी और वो मज़ीद नैरो हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने कंसेप्ट देखा है कि हमारे पास जब इंट्रा होती है तो हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन जब हम मोर रखते हैं तो हमारे पास ऑब्जॉर्प्शन पीक जो होती है पहले वो ब्रॉड आ रही होती है, तो उसके बाद इंटेंसिटी उसकी क्या होती है, हाई होती है, और जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है बेसिकली वो ये वाली होती है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास मोर इंटेंस पीक है, और जब हम लेस इंटेंस पीक की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी जो पीक हाइट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की बात करेंगे, हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन पीक होगी वो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से। जब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी, जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे ऊपर, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो पहले 3400 पे पेयर होता है, 2 काम होंगे हमारे पास। एक तो हमारे पास पीक बिकम नैरो, और 2 दूसरा काम ये है कि हमारे पास जो पीक होगी बेसिकली वो 3400 से 3500 के बीच में पेयर हुई थी। यहाँ भी तो हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो 3400 से 35 सेंटीमीटर पर यूनिवर्स में उसकी क्या होती है, पीक्स जो होती हैं। तो दूसरा काम ये होगा कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो जो बेसिकली हमारे पास पीक होगी, एक तो नैरो हो जाएगी, ये नैरो हो रही है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी उसकी सेम रहेगी, जो इतनी इंटेंसिटी है इसकी इंटेंसिटी इसकी सेम रहेगी, लेकिन वो नैरो होती जाएगी और वो 4000 पे शिफ्ट होती जाएगी, मतलब हायर वेव नंबर की तरफ। हायर वेव नंबर की तरफ क्या हो जाएगी, हायर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो बेसिकली हमारे पास 2 फंक्शन इसके होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, जब फ्री होता है हमारे पास OH ग्रुप जो होता है वो बेसिकली 3600 का पेयर होता है, लेकिन जब OH हमारा जो होता है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर, तो हमारे पास 3400 से 3500 पे उसकी पीक क्या हो जाती है, आ जाती है। फिर हमने कहा इंट्रामॉलिक्यूलर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जब मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हमारे पास जो पीक होती है हम कैसे उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब हम इंटेंसिटी को कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, पहले मोर कंसंट्रेशन, फिर लेस कंसंट्रेशन, फिर लीस्ट कंसंट्रेशन, तो हमारे पास क्या होता है, हमारी जो पीक की जो इंटेंसिटी होती है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से डिक्रीज होती जाती है, लेकिन रहती वो उसी वेव नंबर पे है। बट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, पीक एक तो नैरो हो जाती है, पहले वो ब्रॉडर आ रही थी, अब पीक क्या हो रही है, नैरो हो रही है, बट उसकी इंटेंसिटी सेम रहनी है, लेकिन पीक क्या करेगी, हायर की तरफ क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो 4000 के अराउंड अबाउट आने लगेगी। देखें, ये पहले इधर पेयर हो रही थी, ये इधर पेयर हो रही है, और ये इधर पेयर हो रही है। हमारे पास जो पीक है बेसिकली वो हायर वेव नंबर की तरफ क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। सो आपने 2 टाइप्स की बॉन्डिंग को डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो OH ग्रुप होता है वो बेसिकली 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक हमारा OH जो होता है एलिफेटिक होता है, एक हमारे पास जो OH होता है वो अल्कोहलिक होता है, एक हमारे पास OH जो होता है वो बेसिकली वो क्या होता है, फिनोलिक होता है। तो हमारे पास जो एलिफेटिक अल्कोहल होता है, एलिफेटिक अल्कोहल की जो पीक होती है बेसिकली हमारे पास 3600 पर सेंटीमीटर मास पे आती है, लेकिन हमारे पास उसका जो स्पेक्ट्रा होता है बेसिकली 3600 पे होता है। और अगर हमारे पास OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल वाला है, अगर वो अल्कोहल वाला है, ये हमारे पास वेव नंबर है, ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, और इसका जो ग्राफ आता है बेसिकली वो कुछ इस टाइप का आता है, ये 4000 से 400 सेंटीमीटर पर यूनिवर्स में जा रहे हैं, और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इधर है। सो इसके जो ग्राफ देखने को मिलेगा हमारे पास, जो अल्कोहल वाला होगा उसकी जो OH से ट्रैकिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसका कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। वो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। जो हमारे पास क्या होता है, जिसपे अल्कोहल वाला होता है, और जो हमारे पास OH एसिड वाला होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास OH वो वाला है 400 सेंटीमीटर यूनिवर्स, ये हमारे पास वेव नंबर है, ये हमारे पास परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, तो हमारे पास जो OH एसिड वाला होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास 300 से 3400 के बीच में आती है, 3000 से 3400 के बीच में आती है। और एक तो उसकी OH अटैचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगी,
दूसरा क्या होगा, उसमें हमारे पास देखें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, सपोज करें एसिड यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो होता है। हमारे पास कार्बोनिल की जो पीक होगी वो भी हमारे पास क्या होगी 1700 से 1800 में प्रेजेंट होगी। सो हमारे पास एक तो ये आती है थोड़ी ब्रॉड पीक इतनी भी आती है, लेकिन वो क्या होता है वो थोड़ा ब्रॉड पीक आती है। ब्रॉड पीक को दिखाने की कोशिश करूँ मैं, ये हमारे पास ब्रॉड पीक है और कुछ इस तरह की होती है। और ये हमारे पास जो होता है बेसिकली कार्बोनिल की पीक आती है 1700 पे, और कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास कार्बन की पीक भी ऑब्जर्व होगी और ये जो स्पेक्ट्रा होगा लिक्विड की निस्बत ब्रॉड होगा, और यहाँ कार्बन की पीक प्रेजेंट होगी और यहाँ कार्बन की पीक क्या होगी एब्सेंट होगी। हमारे पास अल्कोहल में क्या होता है बेसिकली वो प्रेजेंट नहीं होता, कार्बन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है CH3OH। और हमारे पास जो एसिड वाला होता है जो OH होता है उसकी एक तो हमारे पास अटैचिंग फ्रीक्वेंसी 3000 पे अपेयर होगी। दूसरा काम ये होगा कि हमारे पास कार्बोनिल की पीक भी हमारे पास 1700 से 1800 के बीच में प्रेजेंट होगी। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है जो हमारे पास ग्रुप है बेसिकली वो एसिड है। अगर इस तरह का हमारे पास स्पेक्ट्रा आ रहा होगा तो हमारे पास वो अल्कोहल वाला होगा। अगर एलिफेटिक अल्कोहल की बात करें तो वो 3600 जो कि फ्री OH होता है वो 3600 पे पेयर होता है। अगर वो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो मैंने आपको सारा समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न की। जो हमारे पास एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न होता है बेसिकली वो आर्थ हो सकता है, मेटा हो सकता है और पैरा हो सकता है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न की जो पीक होती है वो 1800 से 2000 सेंटीमीटर पर इनवर्स में आती है। ये इसकी क्या होती है हायर फ्रीक्वेंसी होती है। सो हमारे पास जब आर्थो होगा तो उसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। आर्थो का पैटर्न जो होता है बेसिकली कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ये हमारे पास क्या होता है आर्थो की पीक होती है, इस तरह कुछ पैटर्न होता है हमारे पास आर्थो पैटर्न। जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर आर्थो पोजीशन पे क्या लगा होता है ग्रुप लगा होता है तो कुछ इस टाइप की पीक देखने को मिलेगी। जो हमारे पास मेटा होता है बेसिकली उसकी जो पीक होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। वो कुछ इस टाइप की पीक होती है कि हमारे पास टू जो होती है पीक इकट्ठी आ रही होती है और उसके बाद वो ऐसे कुछ उसका पैटर्न होता है। और हमारे पास जो थर्ड पीक होती है वो होती है पैरा की। पैरा की हमारे पास कुछ इस टाइप को देखने को मिलती है। ये हमारे पास क्या है बेसिकली पैरा सब्स्टिट्यूशन है। पैरा सब्स्टिट्यूशन की पीक कुछ इस तरह होगी। हमारे पास जो मेटा की होगी ये हमारे पास मेटा और ये हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूशन की। और सपोज करते हैं कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी जो पीक होती है मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन की, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है उसके ऊपर एक ही मतलब ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी कुछ इस तरह की पीक देखने को मिलती है। ये क्या होती है मोनो सब्स्टिट्यूएंट की। तो बेसिकली इन पीक्स की भी हमें पहचान होनी चाहिए। जब इस तरह की पीक आएगी तो हमारे पास आर्थो पैटर्न होगा, इस तरह की पीक आएगी तो मेटा पैटर्न होगा और इस तरह की पीक होगी पैरा सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर हमारे पास बेंजीन में एक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे कुछ इस टाइप का हमें क्या मिलेगा ग्राफ देखने को मिलेगा कि हमारे पास पीक जो होगी बेसिकली कुछ इस टाइप की क्या होगी हमारे पास अपीयर होगी। सो ये हमारे पास है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की। हमने कार्बोनिल ग्रुप का डिस्कस किया था। इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है 1700 से 1800 सेंटीमीटर पर इनवर्स में शो होती है। ये हमने बेसिकली डिस्कस किया था और हमने कहा था इसमें क्या होता है एसिड हैलाइड जो होते हैं ना बेसिकली हमने कहा जितने भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर को नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही होता है तो हमारे पास ये जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो जितना हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे हमारी वैल्यू होती है इसकी 1800 से अबव आती है। और हमने कीटोन को देखा था, एल्डिहाइड कीटोन की देखी थी। एल्डिहाइड कीटोन को हमने डिस्कस किया था। वो आते हैं बेसिकली हमारे पास 1710 से 1730 में आती है। और हमारे पास जो हमने कहा जो एस्टर होते हैं एस्टर हमारे पास आता है 1730 से 1750 पे आता है। हमने उसकी रीज़न देखी थी कि हमारे पास जो ग्रुप होता है वो बेसिकली एस्टर ये वाला होता है। उसमें क्या हो रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बट जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो
वो क्या बन रहा है हमारे पास, यू बॉन्ड बन भी रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड हो। सो ये बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ होना चाहेगी। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ वाई 1730 से 1750 पे आता है। जब हमारे पास एस्टर की बात होगी, जब साइक्लिक एस्टर होगा, जिसे हम साइक्लिक कीटोन बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर या हम साइक्लोइलेक्ट्रॉन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वो हमारे पास जो होता है वो 1750 से 1780 के बीच में आता है। वो हमने कोरिलेशन चार्ट में देखा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है अमाइड। जो हमारे पास अमाइड होता है, बेसिकली हमने कहा था कि इसमें भी रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है ऐसे, तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हमारे पास, पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो हमने कहा था कि ये भी क्या होता है, बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1690 से 1680 से 1690 सेंटीमीटर पर इनवर्स शो होती है। और उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक की बात की थी, कार्बोक्सिलिक में भी सेम फैक्टर अप्लाई करता है, उसकी 1700 पर सेंटीमीटर इनवर्स पे शो होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारे पास सपोज करते हैं कीटोन है, और इसकी अल्फा बीटा पे क्या हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखें, ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, रेजोनेंस शो करेगा, तो ये इधर जाएगा, तो बॉन्ड क्या कर रहा है, बेसिकली टूट रहा है, ठीक है ना। तो बॉन्ड क्या कर रहा है, टूट रहा है। तो हमारे पास जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसकी जो पार्शियल डबल बॉन्ड जब कैरेक्टर जहाँ इन्वॉल्व होता है, तो हमारे पास क्या होता है, वो आई एफ फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ये जो शो करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये शो करते हैं 1670 से 1680 सेंटीमीटर पर इनवर्स के बीच में। सो हमने बेसिकली कार्बोनिक ग्रुप का अगेन भी डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने 3 फैक्टर पढ़े थे, एक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, एक हमने एस कैरेक्टर पढ़ा था, और एक हमने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पढ़ा था। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड में भी क्या होती है, रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से ये जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास जो आई एफ फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड कांस्टेंट बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ कंपैरिजन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। एक हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी अगर हम देखना चाहें किसकी ज़्यादा होगी, एक मेरे पास ग्रुप ये वाला है, और एक ग्रुप मेरे पास ये वाला है। एक ग्रुप मेरे पास ये वाला है NO2। तो इन दोनों को अगर देखना चाहें कि हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, अब अगर हमने ये कंपैरिजन करना है, तो अगर हम देखें, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करें हम, तो क्या होगा, बेसिकली अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहें, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं हम। वो नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और ये H और ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और यहाँ OH ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो जब दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, वो कुछ इस तरह होगा कि ये इधर मूव करेगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। सपोज करते हैं दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये वाला था, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहुँचाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ना, बेसिकली ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है इसकी लोन पेयर से। जब उस इसकी लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है, इट मीन ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये बनना चाहेगा, तो यहाँ जो होगी बेसिकली जो वैल्यूज होगी, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये जो OH है, क्योंकि इसको स्टेबलाइज कर रहा है इस पोजीशन पे। अगर OH इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होता तो बेसिकली ये जो हमारे पास रेजोनेंस थी वो इतनी ज़्यादा मतलब ना होती, लेकिन ये इसको फोर्स कर रहा है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करे। तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब स्टेबलाइज हो जाए तो वो क्या करता है, उसकी हायर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। अगर हम इसको देखना चाहें तो अगर यहाँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा हमारे पास, तो NO2 क्या करते हैं, हमारे पास -m इफेक्ट फ्लो करता है। तो वो क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को मजीद डिस्टेबलाइज कर देगा। जब वो पॉजिटिव चार्ज को मजीद डिस्टेबलाइज कर देगा, तो हमारे पास ये जो कार्बन का जो कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूटना नहीं चाहेगा। जब ये टूटना नहीं चाहेगा तो हमारे पास क्या होगा, इसकी हायर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी हायर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो हम जब कंपेरिजन करते हैं, जब +m वाले ग्रुप होते हैं कंपेरिजन में, वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज मीन ये कार्बन डबल बॉन्ड हो क्या करना चाहेगा, ब्रेक होना चाहेगा। जब ब्रेक होना चाहेगा तो इट मीन पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है,
हमारे पास वो जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो जब ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आयर फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। जब हमारे पास डबल बैंड करेक्टर कम होता है तो हमारे पास आयर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेम इसी तरह हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्टेबलाइज हो रहा था माइनस एम इफेक्ट से, तो ये हमारे पास जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना फेवरेबल नहीं होगा, तो ये बॉन्ड नहीं टूटना चाहेगा। दैट इज़ वाई इसकी आयर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। सिमिलरली अगर मैं कंपेरिजन करना चाहूँ कुछ और क्वेश्चन का, हमारे पास एक क्वेश्चन ये वाला है, एक मेरे पास ये वाला है और दूसरा मेरे पास ये वाला है। एक मेरे पास ये वाला है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि इनमें आईआर फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर है, ये इधर डोनेट करेगा, इधर भी डोनेट कर सकता है। सपोज करते हैं ये 50% इधर कर रहा है और 50% बेंजीन रिंग के अंदर कर रहा है। हमारे पास अगर 50% करेगा तो बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहाँ कितनी परसेंटेज है इलेक्ट्रॉन की, 50% है। अगर इसको देखें तो ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ इधर डोनेट कर सकता है। इट मीन 100% यहाँ इसकी इन्वॉल्वमेंट है, और इधर से भी हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से रेजोनेंस में है, तो इधर से भी 100% इन्वॉल्वमेंट है। तो जहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है अंदर, तो हमारे पास जो कार्बोनिल बॉन्ड होगा वो ब्रेक होना चाहेगा, और यहाँ ब्रेक होना नहीं चाहेगा क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 50% इधर जा रहे हैं, 50% इधर जा रहे हैं, तो हमारे पास ये जो बॉन्ड होगा ये कम ब्रेक हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर इसके साथ हम कंपेरिजन करें तो जो इसकी आईआर फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 100% इन्वॉल्वमेंट है, इधर से भी है और इधर से भी हो सकती है। तो हमारे पास 200% इन्वॉल्वमेंट है किसकी, बेसिकली लोन पेयर की। और जब वो लोन पेयर अंदर डिलोकलाइज करेंगे तो हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक होना चाहेगा, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा, और इधर से ब्रेक हमारे पास हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली इसकी वैल्यू जो होगी वो हाई होगी एज कम्पेयर टू दिस। सो जब हमारे पास कंपेरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम कुछ इस तरह से सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआर सैम्पलिंग। हम आईआर में सैंपल कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिकली हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसमें हमने सैंपल लेके जाना होता है, और हमारे पास सैंपल के कितने वे हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड की फॉर्म में दे सकते हैं सैंपल को, हम लिक्विड की फॉर्म में दे सकते हैं, हम गैस की फॉर्म में दे सकते हैं। सो इनको कैसे अप्लाई करेंगे, बेसिकली सॉलिड सैंपल क्या होता है हमारे पास, हम क्या करेंगे, कोई सॉलिड जो हमारे पास सैंपल होगा उसको सॉलिड फॉर्म में लेंगे और हम आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ले जाएंगे और हम आईआर रेडिएशन को फॉलो आउट करवाएंगे। कुछ वो ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद बाकी ट्रांसमिट कर देगा, और हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू होगी, हम कोरिलेशन चार्ट से उसे मैच आउट करेंगे, और उसके बाद हम क्या, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये होता है कि डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट सॉलिड अप्लाई कर देंगे हम। और सेकंड मेथड हमारे पास ये होता है इसका, हम क्या करते हैं, केबीआर मेथड कहते हैं। केबीआर मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल होता है बेसिकली उसको केबीआर से क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले हमारा सैंपल केबीआर से मिक्स करेगा, मिक्स होने के बाद हमारे पास जो वो होगा वो पहले डाई होती है हमारे पास एक मोटर पेस्टल मोटर होती है, ये हमारे पास पेस्टल मोटर है। यहाँ हम क्या किया, बेसिकली केबीआर हमने डिजॉल्व कर दिया, हमने इसमें अपना सैंपल रख लिया, और हमने क्या किया, इसको बेसिकली इसको होमोजेनाइज कर लेना है। जब इसको होमोजेनाइज हम कर लेंगे तो बेसिकली हम इस जो हमारे पास केबीआर होगा, केबीआर प्लस सैंपल, इसको हम क्या किस में लेके जाते हैं, जो पेस्टल मोटर में हमारे पास प्रेजेंट है, इसको हम पहले डाई में लेके जाते हैं। पहले डाई बेसिकली कुछ इस टाइप की होती है। इधर हम सैंपल क्या कर लें, अप्लाई कर देंगे। यहाँ हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और वैक्यूम के अंदर फिर हम प्रेशर रिलीज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली केबीआर पैलेट बन जाएगा। अब ये जो केबीआर पैलेट बन जाएगा, ये क्या किस पे कंसिस्ट करेगा, सैंपल प्लस केबीआर। तो केबीआर मेथड भी हमारे पास होता है कि जब हम क्या करते हैं, हमारे सैंपल में क्या कर लेते हैं, बेसिकली
KBR और या NaCl ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी IR फ्रीक्वेंसी होती है ये शो नहीं करते। जो हमारे पास IR में ट्रांसपेरेंट हो गए उन्हें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, KBR कर सकते हैं, NaCl यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पैलेट बना रहे हैं। इस मेथड को हम पैलेटिनाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। सबसे पहले हम पेस्टल मोटर लेंगे, पेस्टल मोटर में सैंपल लेंगे, KBR लेंगे, उसको होमोजेनाइज करेंगे और हम इसको इतनी देर हम इसको रब नहीं करेंगे क्योंकि ये KBR हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। जब इसका साइज होमोजेनाइज हो जाएगा तो ये हमारे पास होता है पैलेट डाई होती है, पैलेट डाई होती है। इसमें क्या होता है, इनके बीच में रख देंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे वैक्यूम के अंदर और फिर प्रेशर रिलीज करेंगे तो हमारे पास KBR पैलेट हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जो कि सैंपल प्लस KBR में कंसिस्ट करेगा। मैंने कहा KBR जो होता है हमारे जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें ये क्या करेंगे, हम IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल की फॉर्म में लेके जाएंगे। और इसका एक और मेथड होता है सॉलिड फॉर्म में। तीसरा जो इसकी टेक्निक होती है वो होती है नजोल मेथड। नजोल क्या होता है, बेसिकली इसे हम बुलिंग मेथड भी कहते हैं, बुलिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सैंपल होता है ये हमारे पास क्या होता है, नजोल बेसिकली हाई मॉलिक्यूलर वेट पैराफिनाइल, कोई एल्केन चेन होती है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो। उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो सैंपल होता है वो मिक्स करते हैं और वो पेस्ट की फॉर्म में बन जाता है। जब वो पेस्ट की फॉर्म में बन जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल के तौर पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास नजोल मेथड होता है। नजोल मेथड क्या होता है, नजोल क्या होता है, बेसिकली हाई मॉलिक्यूलर वेट पैराफिनाइल। इसमें हम अपने सैंपल को डिजॉल्व करेंगे और फिर क्या इसकी पेस्ट बन जाएगी और पेस्ट की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अप्लाई करेंगे। और नजोल मेथड में मुलिंग, इसे कहते हैं, नजोल को कहते हैं बेसिकली मुलिंग एजेंट। मुलिंग एजेंट हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो सकता है, हम इसकी जगह नजोल की जगह क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एज सैंपल की फॉर्म मतलब हम सॉलिड होता है उसका जो नजोल मेथड होता है उसमें हम मुलिंग एजेंट लेते हैं, क्लोरोफॉर्म हो जाता है, नजोल हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को बेसिकली मिक्स करते हैं, उसके बाद पेस्ट बन जाती है। एज अ पेस्ट फॉर्म में हम IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लिक्विड का हमने बात की थी, लिक्विड में कैसे करेंगे हम, लिक्विड सैंपलिंग मेथड। लिक्विड सैंपलिंग मेथड में बेसिकली हमारे पास 2 NaCl पैलेट होती हैं। ये हमारे पास एक NaCl पैलेट है और ये हमारे पास दूसरा NaCl पैलेट है। इधर हम क्या करते हैं, बेसिकली सैंपल को अप्लाई कर देते हैं और फिर क्या होता है, ये जो हमारे पास सैंपल होता है बेसिकली 2 NaCl पैलेट के बीच में सैंडविच हो जाता है। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसे अपने IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। और हमारे पास तीसरी टेक्निक थी गैस सैंपलिंग मेथड। गैस सैंपलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम गैस सेल लेते हैं। गैस सेल की जो लेंथ होती है बेसिकली वो 10 सेंटीमीटर होती है और इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली अपना सैंपल अप्लाई करते हैं और IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में गैस सैंपल से लेके उसमें सैंपल अपना अप्लाई करेंगे और फिर उसको IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ले जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह हम क्या करते हैं, बेसिकली सैंपलिंग अपने IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होता है सोल्यूशन सैंपलिंग मेथड। सोल्यूशन सैंपलिंग मेथड में बेसिकली हमारे पास हम सोल्यूशन की फॉर्म में से देंगे। हम कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। हम क्या करेंगे, इनमें हम अपने सैंपल ले लेंगे प्लस सैंपल और हम क्या करेंगे, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसे अप्लाई कर देंगे और हम IR रेडिएशन फॉलो आउट करवाएंगे। कुछ वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, बाकी ट्रांसमिट कर जाएगा और हमारे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी बेसिकली वो वेव नंबर की फॉर्म में हमारे पास ग्राफ देगी और फिर हम कोरिलेशन चार्ट से उसे मतलब मैच करके हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की तरह से डिटेक्शन कर सकते हैं। हमारे पास जो होते हैं बेसिकली सॉलिड में हमने हमने सॉलिड अप्लाई कर सकते हैं। KBR मेथड हमने कहा कि हमारे पास KBR प्लस सैंपल पेस्टल मोटर में लेते हैं, इसको होमोजेनाइज करते हैं, फिर पैलेट डाई में रखते हैं। पैलेट डाई बेसिकली 2 इस टाइप की स्लाइड होती है, बीच में हम सैंपल अप्लाई कर देते हैं, फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं वैक्यूम के अंदर और फिर रिलीज करते हैं। हमारे पास KBR पैलेट बन जाता है। KBR जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये हमारे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में उतारा नहीं करता। तीसरा मेथड था नजोल मेथड। नजोल मेथड बेसिकली हमारे पास मूलिंग एजेंट है। मूलिंग एजेंट क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पैराफिनाइल। इसमें हम सैंपल को डिजॉल्व करेंगे, उसकी पेस्ट बन जाएगी और फिर हम उसको IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अप्लाई कर देंगे। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ले सकते हैं नजोल की जगह। लिक्विड सैंपलिंग मेथड में हमारे पास क्या होती है, 2 NaCl पैलेट होती हैं, उसके बीच में हम सैंपल रखते हैं। तो वो सैंपल क्या होता है, बेसिकली सैंडविच हो जाता है
और फिर उसको हम क्या करते हैं, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अप्लाई करते हैं। गैस सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, गैस सेल लेते हैं, इसकी लेंथ जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है, और उसमें हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को भर देते हैं और फिर IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सैम्पलिंग मेथड। सोल्यूशन सैम्पलिंग मेथड में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं, और इनमें हम क्या करते हैं, सैंपल को बेसिकली मिक्स करते हैं और फिर हम ले जाते हैं अपने IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो इस तरह हम सैम्पलिंग बेसिकली हमारे जो होती है IR में